हाँ जी, तो कल अपने आर्टिकल 15 तक बात कर ली थी। नेक्स्ट आर्टिकल 16। 15 में सामाजिक समानता की बात की थी। आर्टिकल 15(1) जो है वो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी बात करता है। 15(2) जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान है, होटल है, मनोरंजन है, कुएं, तालाब उन स्थानों पर जाने से नहीं रोकेगा। 15(3) महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। 15(4) जो है पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, और 15(5) जो है वो उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट अपना आर्टिकल 16 नौकरियों में समान अवसर की समानता की बात करता है कि नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर दिए जाए। 16(1) ये कहता है नौकरियों में समान अवसर। 16(2) जो है वो कहता है कि जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कि नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नौकरी सभी लोगों को समान अवसर जो है वो उपलब्ध करवाए जाए, ये बात करता है आर्टिकल 16(2). 16(3) जो है 16(3) कहता है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। स्थानीय जो संसाधन है उन पर राज्य, स्थानीय लोगों का अधिकार होगा कि राज्य यदि चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, राज्य का मतलब हाँ, राज्य यहाँ पे ऐसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वो राज्य नहीं समझना है। निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। किसी राज्य विशेष के निवासियों के लिए प्रावधान हो सकते हैं, उनके लिए विशेष छूट किसी भी क्षेत्र में दी जा सकती है, लेकिन वो प्रावधान करेगा कौन? वो उसके लिए जो कानून बनाने का कार्य जो है वो संसद करेगी। संसद बनाएगी, वो किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, तो वो जो उनके लिए प्रावधान करेगी किसी लोकल स्थानीय विशेष के लिए, तो वो वहां के प्रावधानों के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, न कि वहां की स्थानीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा। आर्टिकल 16(4) जो है वो कहता है कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) कहता है पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं और ऐसे क्षेत्र नौकरियों में जहां पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, समाज के ऐसे वर्ग जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको जो है नौकरियों में आरक्षण जो है वो दिया जाए। आरक्षण भारत में किस हिसाब से डिसाइड होता है? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे अनुसूचित जाति का आरक्षण 15% है, अनुसूचित जनजाति का 7.5, 27% ओबीसी का, पहले कितना था? 50.5% आरक्षण था, 15% हो गया क्या? 50.5, हाँ, तो 15% अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण। तो आरक्षण भारत में जनसंख्या के हिसाब से ही निर्धारित होता है। कुल जनसंख्या में जितना परसेंट जिस जाति का है उसको उतना आरक्षण जो है वो दिया जाता है। तो पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण।
ऐसे वर्ग जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 16(4) जो है वो करता है। 16(5) पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) क्या है? 16(4) क्या है जो है वो पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। 16(4) कहता है पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण, और 16(4) कै जो है वो कहता है प्रमोशन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण की बात जो है वो 16(4) कै करता है। 16(4) कै बैकलॉग आरक्षण जो है, बैकलॉग आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। बैकलॉग आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। ये बैकलॉग आरक्षण क्या होता है इसकी अपने बात करेंगे, पहले थोड़ी सी और बात करते हैं। 50% से अधिक हो सकता है, इसका क्या मतलब है? तो जब आरक्षण दिया गया, प्रारंभ में सिर्फ दो ही वर्ग थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दो वर्गों के लिए आरक्षण थे। दोबारा इसके लिए जब कमीशन बैठा, बीपी मंडल आयोग ने 1980 में सिफारिश दे दी थी, और उसकी सिफारिशों को लागू करने का जो कार्य है वो 1989 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक और वर्ग को आरक्षण दिया, और वो था अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया वीपी सिंह सरकार द्वारा। उसके बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, उन्होंने सामान्य वर्ग को आरक्षण और दे दिया, यानी एक वर्ग और बढ़ा दिया, सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी और बढ़ा दी, और सामान्य वर्ग को भी जो है वो 10% आरक्षण दे दिया। किस आधार पर दिया गया? आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, और भारत में जो ये आरक्षण की व्यवस्था है वो सामाजिक दृष्टि से, जातीय दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। आर्थिक आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर भारत में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सामान्य वर्ग को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आरक्षण दे दिया। जैसे ही आरक्षण दिया, ओबीसी को आरक्षण दिया, उस समय विवाद उठा, बहुत बड़े स्तर पे भारत में विवाद हुआ, हंगामा हुआ, सामान्य वर्ग को और दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से संबंधित चुनौती दी। इंदिरा साहनी बाग, इंदिरा साहनी बाग 1992, इंदिरा साहनी मामला 1992 आज तक का आरक्षण का सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो आरक्षण दिए गए ओबीसी को, जनरल को, इन आरक्षणों को चुनौती दी गई थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए थे। वो निर्णय क्या क्या थे? पहली बात, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वो वैध है, सही है। दूसरी बात, सामान्य वर्ग को दिया आरक्षण अवैध ठहराया। सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था वो अवैध घोषित कर दिया, अर्थात सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। किस मामले में कहा गया? इंदिरा साहनी बाग। सामान्य वर्ग का आरक्षण अवैध घोषित कर दिया, और साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी कि आरक्षण जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना दिया जा सकता है? 50% ही दिया जा सकता है। अब टोटल पहले कितना था? 49.5% था। 49.5% था, और आरक्षण इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अधिकतम 50% आरक्षण दिया जा सकता है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। पहले ही हमने आरक्षण बहुत दे रखा है, तो 50% सीमा की बात की इस मामले में।
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। एक बात बस और जोड़ दी इसके साथ कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, 50% ही होगी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यानी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय 50% की सीमा को जो है वो क्रॉस किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब तभी तो अपने देखा भी 2019 में दिया गया था सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण, वो 50% की लिमिट, क्योंकि 49.5 तो पहले ही था, 10% और दे दिया गया तो वो 50% के ऊपर गया। देखिए यहाँ पे क्या है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक बात लिखी गई थी और सरकार ने सदन के सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष जब रखा तो वहां पे उन्होंने विशेष परिस्थितियां कैसे थी ये बात साबित कर दी। इस कारण उनको जो आरक्षण दिया गया सामान्य वर्ग को वो जायज ठहरा। यहाँ पे सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था उसको अवैध घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वो आरक्षण किस आधार पे था, आर्थिक आधार पे था, और उन्होंने सीधा ये जोड़ा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात संविधान में कहीं भी नहीं लिखी हुई, आरक्षण जाति आधार पे जो है वो दिया जाता है, तब इसको अवैध ठहराया। अब की बार जब आरक्षण दिया गया तो संविधान में एक अनुच्छेद 15(6) जो है और जोड़ दिया गया और उसके अंदर आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान जो है वो कर दिया गया। तो इसकी बात इसलिए जो की बात ये वैध ठहराया। तो 50% आरक्षण की बात की कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सारी बातें किस मामले में कहा गई? इंदिरा साहनी वाद, जो कि आरक्षण का आज तक का सबसे बड़ा मामला है। कोई सीधा बाई चांस पूछ ही ले कि आरक्षण का आज तक की सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में मामला कौन सा है, तो इंदिरा साहनी वाद सबसे बड़ा मामला है आज तक का आरक्षण का। अब अपने आते हैं बैकलॉग आरक्षण पे कि बैकलॉग आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। वैसे क्या है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो बैकलॉग आरक्षण होता है वो 50% की सीमा को क्रॉस कर सकता है। बैकलॉग आरक्षण होता है, बैकलॉग का मतलब होता है बकाया। बकाया आरक्षण जो है वो 50% से अधिक हो सकता है। यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा भर्ती आती है तो उसमें यदि कोई सीटें खाली रह जाए, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आई कांस्टेबल की आगे, मान लीजिए 1000 पोस्टें, उनमें से 100 सीटें खाली रहेगी, तो वो जो 100 सीटें खाली रही है वो क्या मानी जाएगी? बैकलॉग मानी जाएगी। और ये जो बैकलॉग सीटें हैं इनको भरने के लिए 50% की लिमिटेशन जो है, 50% की सीमा जो है इसको क्रॉस किया जा सकता है। 50% से अधिक यहाँ पे आरक्षण हो सकता है। तो ये होता है बैकलॉग आरक्षण। बैकलॉग का मतलब होता है बकाया, और ये 50% की सीमा से अधिक हो सकता है। बैकलॉग आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। तो ये है अपना आर्टिकल 16(1) जो है वो नौकरियों में समान अवसर की बात करता है कि सभी को नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। 16(2) जो है वो जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 16(3) जो है वो निवास के आधार पर भेदभाव की बात करता है कि राज्य यदि चाहे तो वो निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, परंतु विशेष प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उस पे नियम जो है वो केवल संसद बनाएगी। 16(4) कहते हैं कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। समाज के सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। समाज के ऐसे लोग जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है उनको आरक्षण दिया जाएगा। 16(4) क्या है कि पिछड़े वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। और 16(4) है बैकलॉग आरक्षण जो है वो 50% से अधिक हो सकता है। उसके बाद में हमने इंदिरा साहनी वाद की बात की। इंदिरा साहनी वाद का वो फैसला आया 1992 में आया, और ओबीसी को जो आरक्षण दिया वो आरक्षण वैध ठहराया। सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया वो आरक्षण अवैध ठहराया। और बात कही गई कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा जो उसको क्रॉस किया जा सकता है। ओबीसी को आरक्षण कौन सी सरकार द्वारा? तो वीपी सिंह सरकार द्वारा दिया गया। उसके बाद में सामान्य वर्ग को आरक्षण पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिया गया। वीपी सिंह ने किस मंडल आयोग की सिफारिश लागू की?
तो बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को उन्होंने 1989 में लागू किया। जो सिफारिशें 1980 में आई थी वो 1989 में इन्होंने जो है वो लागू की। ये आर्टिकल 16। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो आर्टिकल है वो है 17। आर्टिकल 17 जो है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ये जो पहले कोई भेदभाव वाली जो बातें चलती थी, नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, उनको सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए जो वो आर्टिकल 17 जोड़ा गया कि जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो। इसलिए इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी के अंदर शामिल अपने किया। तो इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आर्टिकल है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियां जो पहले अपने दी जाती थी, जितने भी राजा महाराजा या किसी भी व्यक्ति को जो उपाधियां दी जाती थी, तो उन उपाधियों को जो है अंत कर दिया गया। अब किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे उपाधियां नहीं लगाई जा सकती। उपाधियां वर्तमान में केवल दो ही क्षेत्रों में दी जा सकती है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां आप दे सकते हो, सेना के क्षेत्र में उपाधियां दे सकते हो। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के अंदर उपाधियां नहीं दी जा सकती। उपाधियां नहीं दी जा सकती, फिर ये भारत रत्न, इनको उपाधियां नहीं, ये पुरस्कार है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जिनको ये पुरस्कार जो है 1954 में पंडित नेहरू सरकार द्वारा ये जो है वो प्रारंभ किए गए थे और मोरारजी देसाई सरकार ने बंद कर दिए इनको, फिर वापस इंदिरा गांधी सरकार ने पुनः इनको प्रारंभ कर दिया। तो ये जो पुरस्कार है ये दिए जा सकते, परंतु इसकी बात ये है कि ये पुरस्कार जिस भी व्यक्ति को मिले हैं वो अपने नाम के साथ इन पुरस्कारों का प्रयोग नहीं कर सकता। जिस भी व्यक्ति को, जैसे भारत रत्न फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी सम्मानित व्यक्ति को भारत में मिला है, सचिन तेंदुलकर को जैसे मिला हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर अपने नाम के साथ खुद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इस हिसाब से प्रयोग नहीं कर सकते। और यदि ऐसा कोई करता है तो उससे वो पुरस्कार जो है वो क्या कर लिए जाएंगे, वापिस ले लिया जाएगा। एक फिल्म निर्माता थे, नाम उनका ध्यान में नहीं है मेरे, उनको ये पुरस्कार मिले थे और उन्होंने जब फिल्म में शुरू में जब वो नाम आते हैं तो वहां पे उन्होंने नाम के साथ वो प्रयोग किया था, उससे बाद में उनसे वो पुरस्कार भी वापस जो है वो ले लिया गया। तो वो पुरस्कार जो है वो नाम के आगे जिसने भी लगाया है उससे वो पुरस्कार जो है वो वापस लिए जा सकते हैं। ठीक है। उपाधियों का अंत। उपाधियां केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधियां होती है, ठीक है, तो वो उपाधियां जो है वो दी जा सकती। इसके अलावा दूसरे देश से भी भारत का कोई नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरे देश से भी भारत का कोई नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। केवल सम्मान प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से जो है वो सम्मान ले सकता है, उपाधियां ग्रहण जो है वो नहीं कर सकता। तो ये अपना आर्टिकल 18 है। ये अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना के केवल 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है और किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं है। ये 4 पुरस्कार है। पुरस्कार प्रारंभ 1954 में पंडित नेहरू सरकार में किए गए, उसके बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने इनको बंद कर दिए
पुनः इंदिरा गांधी सरकार ने इनको प्रारंभ कर दिए। जिस भी व्यक्ति को मिले हैं वो नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकता और विदेश से भी कोई भी नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। सम्मान प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 18 है। ये अपना समानता का अधिकार जो है वो कंप्लीट है। आर्टिकल 14 से 18 तक अपने पढ़े। 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण पढ़ा। उसके बाद में विधि के समक्ष समता जो है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की और विधि के समान संरक्षण जो है वो हमने कहां से ग्रहण की? अमेरिका से ग्रहण की। उसके बाद में आर्टिकल 15 हमने पढ़ा। 15(1) जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(2) जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। 15(3) महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। 15(4) जो है पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। और 15(5) जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। इसके बाद में अपने आर्टिकल 16 पढ़ा। 16 में 16(1) अवसर की समानता, नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। 16(2) जो है वो जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) निवास के आधार पर भेदभाव की बात करता है। 16(3) जो है निवास अपने निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और 16(4) जो है वो पिछड़े वर्गों के नौकरियों की बात करता है कि समाज में ऐसे लोग जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है उनको आरक्षण दिया जा सकता है। और 16(4) कै में पिछड़े वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। 16(4) खै बैकलॉग आरक्षण की बात करता है। बैकलॉग आरक्षण कितना हो सकता है? तो 50% से ज्यादा हो सकता है। इंदिरा साहनी बाग कब? 1992। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो आज तक का सबसे बड़ा आरक्षण से संबंधित मामला है। उसके बाद में हमने आर्टिकल 17 पढ़ा, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। इसके बाद में अनुच्छेद 18 हमने पढ़ा, उपाधियों का। शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 4 पुरस्कार है। जिस भी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिले वो अपने नाम के साथ जो है वो इनका प्रयोग नहीं कर सकता। उपाधि केवल 2 ही क्षेत्र में, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है। ये अपना समानता का अधिकार कंप्लीट है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी अगली क्लास में।